लास्ट ईयर आरबीआई ने जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाया था तो ऑनेस्टली मैंने सोचा कि अब पेटीएम की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेटीएम मॉल पहले ही बंद हो चुका था। आईपीओ इतना बुरा परफॉर्म किया कि लोगों का पैसा डूब गया और इनका स्टॉक प्राइस अपने पीक से 82% नीचे आ गया था। ऊपर से लॉसेस भी साल दर साल बढ़ते जा रहे थे और इन्वेस्टर्स का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। सच बताऊं तो मैंने भी उस वक्त पेटीएम अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी अब शायद बाउंस बैक नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ दिन पहले एक चीज ने मुझे लिटरली हिला दिया। मैं कैजुअली स्टॉक मार्केट देख रहा था और देखा पेटीएम का वही गिरा हुआ स्टॉक अब 1250 रुपए तक पहुंच चुका है। मतलब सिर्फ 15 महीनों में 300% से ज्यादा का जंप। और जब मैंने उनकी लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट खोली तो पता चला कि पेटीएम ने पहली बार प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, वो भी 123 करोड़ रुपए का। और यहीं से मेरे दिमाग में कुछ सवाल उठने लगे। मैं ये सोच रहा था कि जिस कंपनी ने इंडिया में डिजिटल पेमेंट की नींव रखी थी वो आखिर इतनी बुरी तरह डूबी क्यों थी, और उसी कंपनी ने इतना बड़ा कमबैक कैसे किया, और क्या ये कमबैक टेम्पररी है या लॉन्ग टर्म गेम चेंजर। आइए शुरू से लेकर अभी तक इस पूरी कहानी को जानते हैं। साल था 2000 और इंडिया में इंटरनेट अभी अपनी पकड़ बनाना शुरू ही कर रहा था। उसी वक्त एक छोटे से कमरे में बैठकर विजय शेखर शर्मा ने अपनी पहली कंपनी बनाई 197 कम्युनिकेशंस, जिसमें उन्होंने मोबाइल रिंगटोन, क्रिकेट स्कोर और न्यूज सर्विसेज जैसी चीजें लॉन्च की थी। लेकिन उनका सपना इससे कहीं बड़ा था। उनका मानना था कि अगर चाइना में जैकमा जैसे लोग मोबाइल पेमेंट्स के जरिए पूरे पेमेंट सिस्टम को ही बदल सकते हैं तो इंडिया में भी वही चीज लाई जा सकती है। इसी सोच के साथ 2010 में उन्होंने लॉन्च किया पे थ्रू मोबाइल यानी पेटीएम। शुरुआत काफी सिंपल था। अब दुकान पर खड़े होकर लाइन में लगने की बजाय लोग अपने फोन से ही रिचार्ज और बेसिक बिल पेमेंट्स कर सकते थे। कुछ सालों तक कहानी इसी तरह चलती रही, लेकिन फिर 2014 में पेटीएम अपना वॉलेट लेकर आता है और यहीं से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। इसमें यूजर्स सीधे अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते थे और फिर उसी पैसे से कहीं भी पेमेंट कर सकते थे। लेकिन बड़े लेवल पर ग्रोथ हासिल करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं था, एक्सपेंशन के लिए कैपिटल भी जरूरी था। इसलिए 2015 में पेटीएम ने जैकमा की अलीबाबा और आंट फाइनेंशियल से $680 मिलियन की फंडिंग उठाई। ये वही जैकमा थे जिनसे विजय शेखर शर्मा खुद इंस्पायर हुए थे और अब वही उनकी कंपनी में स्टेक ले रहे थे। इसके बाद हजारों स्टाफ हायर किया गया जो दुकानों पर जा जाके लोगों को एजुकेट करते थे कि वो पेटीएम का क्यूआर कोड यूज करें। हालांकि ये काम आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस दौर में लोग सिर्फ कैश पे ट्रस्ट करते थे और मोबाइल तो दूर की बात थी, छोटे व्यापारी बैंक में भी पैसा रखने से डरते थे। ऐसे में यूजर्स को कन्विंस करना कि ऐप में पैसे डालना सेफ है और दुकानदारों को समझाना कि डिजिटल पेमेंट्स ही फ्यूचर है, ये एक टेढ़ी खीर बन चुकी थी। लेकिन यहीं पर पेटीएम ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, जिसका नाम था कैशबैक। यूजर्स को ऑफर किया गया कि अगर आप रिचार्ज या बिल पेमेंट पेटीएम से करोगे तो आपको कुछ रुपए कैशबैक के रूप में वापस मिलेंगे। साथ ही दुकानदारों को क्यूआर कोड और मशीन भी फ्री में ऑफर किया गया। अब क्योंकि हम इंडियंस की ये खासियत है कि फ्री की चीज हम कभी नहीं छोड़ते, ऐसे में पेटीएम की स्ट्रेटजी काम कर गई और तेजी से लोग पेटीएम को अपनाने लग गए। पेटीएम की गाड़ी रफ्तार पकड़ ही रही थी कि तभी इसका असली टर्निंग पॉइंट आता है 8 नवंबर 2016 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब वैलिड ही नहीं रहेंगे। इससे लोगों के पास अब कैश नहीं था, एटीएम्स खाली पड़े थे और सामानों की बिक्री कम हो चुकी थी। लेकिन विजय शेखर शर्मा ने इस आपदा को भी अवसर में बदल दिया। उस पैनिक भरे माहौल में उन्होंने एक लाइन चलाई, अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। और ये लाइन एक ऐसा रिवॉल्यूशन साबित हुआ जिसने पेटीएम की किस्मत ही बदल डाली। कैश ना होने की मजबूरी में हर इंसान पेटीएम को अपनाने लग गया और धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गया। देखते ही देखते नोटबंदी के सिर्फ 3 महीनों में पेटीएम के वॉलेट यूजर्स 125 मिलियन से बढ़कर 185 मिलियन हो गए और 2019 तक ये नंबर 450 मिलियन को क्रॉस कर गया। विजय शेखर शर्मा उस साल फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुए और उन्हें इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर्स में गिना जाने लगा। पेटीएम की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि 2020 तक ये इंडिया के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में शुमार हो गया था। अब हर तरफ पेटीएम ही पेटीएम चमक रहा था, पर उस चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा पनप रहा था जिसे कोई देख ही नहीं पाया। और यही अंधेरा कुछ साल बाद इस कंपनी को डुबा देने वाला था, जिसकी शुरुआत 2016 में ही हो चुकी थी। दरअसल उस वक्त एक और चीज शुरू हुई थी जिसका नाम था यूपीआई। पहले तो लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि पेटीएम की अपनी अलग फैन फॉलोइंग थी। लाखों दुकानदार इसके क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहे थे और करोड़ों यूजर्स को कैशबैक की लत लग चुकी थी। लेकिन यूपीआई एक ऐसा बदलाव लेकर आया जिसने धीरे धीरे पेटीएम के पूरे बिजनेस मॉडल को बेकार कर दिया।
दोस्तों, अगर एक पेटीएम जैसी कंपनी अपने पूरे बिजनेस मॉडल की कमजोरी वक्त रहते पहचान लेती तो शायद इतनी बुरी फॉल अवॉइड की जा सकती थी। लेकिन क्या हम यही गलती अपनी लाइफ और ट्रेडिंग डिसीजंस में तो नहीं कर रहे? क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री और एग्जिट ही सब कुछ नहीं होता। असल में सबसे जरूरी है कि आप अपने ट्रेड्स को रिव्यू करें, मिस्टेक्स को समझें और डिसिप्लिन बिल्ड करें। और इसीलिए एंजल वन लेकर आया है ट्रेडिंग इनसाइट्स। ये एक ट्रेड एनालिटिक्स और जर्नलिंग टूल है जो आपको आपके हर ट्रेड को डिटेल में एनालाइज करने का मौका देता है। इसमें आपको दो पावरफुल व्यूज मिलते हैं। पहला डेट रेंज व्यू, जहां आप देख सकते हैं आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, चार्जेस, विन लॉस परसेंटेज और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दूसरा डेट वाइज व्यू, जहां आप डेली बेसिस पर अपने ट्रेड जर्नल कर सकते हैं, यानी हर ट्रेड सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक पूरा रिफ्लेक्शन बनेगा जिससे आप लर्न कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें है एडवांस्ड फिल्टर्स, जिनसे आप जान पाएंगे कि किस वीकडे, किस समय या किस स्टॉक या इंडेक्स में आपकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही और कहां आपको सुधार की जरूरत है। ट्रेडिंग इनसाइट्स का मेन मकसद है आपको डिसिप्लिन डेवलप करने, पैटर्न स्पॉट करने और मिस्टेक से सीखने में मदद करना, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी और स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड हो सके। तो अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो एक्सप्लोर करिए ट्रेडिंग इनसाइट्स बाय एंजल वन, योर ट्रेडिंग जर्नल पावर्ड बाय डेटा। लेकिन यूपीआई एक ऐसा बदलाव लेकर आया जिसने धीरे धीरे पेटीएम के पूरे बिजनेस मॉडल को बेकार कर दिया। पेटीएम का तरीका ये था कि पहले यूजर्स अपने पैसे वॉलेट में डालते, फिर उसी से रिचार्ज या पेमेंट करते। लेकिन इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहला, यूजर्स को हर बार वॉलेट लोड करना पड़ता था। दूसरी दिक्कत थी ये कि वॉलेट में जो पैसे पड़े रहते थे वो बैंक अकाउंट की तरह एक्सेसिबल नहीं थे। मतलब अगर किसी को बड़ी पेमेंट करनी होती या पैसे किसी और काम में लगाने होते तो पहले उस पैसे को वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता था, जिस पर एक्स्ट्रा चार्जेस और टाइम दोनों लगता था। लेकिन यूपीआई ने इन दोनों इश्यूज को एक झटके में खत्म कर दिया। ये सिस्टम यूजर्स को डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने का ऑप्शन देता था। मतलब बस मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी डालो और पैसे सीधे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। शुरुआती दिनों में पेटीएम को लगा कि लोग इतनी आसानी से किसी नए सिस्टम पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन पेटीएम का यही ओवर कॉन्फिडेंस उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 2017 और 18 में जैसे जैसे यूपीआई एप्स पॉपुलर होने लगे, पेटीएम का लॉयल यूजर बेस धीरे धीरे कम होने लगा। मार्केट में फोन पे और गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म आए और उन्होंने यूपीआई को बहुत ही तेजी से पुश किया, क्योंकि फोन पे को बैकिंग मिल रही थी वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से, और वहीं गूगल पे के पीछे खड़ा था ग्लोबल टेक जायंट गूगल। इन्होंने एकदम सिंपल और क्लीन यूआई लॉन्च किया जो पेटीएम के बिजी इंटरफेस से काफी अलग था। रिजल्ट ये निकला कि धीरे धीरे वही लोग जो पेटीएम का यूज कर रहे थे अब वो जीपे और फोन पे की तरफ मुड़ने लग गए। पेटीएम के लिए दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि 2018 में आरबीआई ने एक नया रूल लागू कर दिया था कि सभी वॉलेट यूजर्स को अब फुल केवाईसी कराना मैंडेटरी है। आपको बता दूं कि पहले लोग सिर्फ मोबाइल नंबर डालकर पेटीएम वॉलेट का यूज कर सकते थे, लेकिन अब कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी था। इससे लाखों यूजर्स जिन्होंने सिर्फ कन्वीनियंस के लिए पेटीएम को इंस्टॉल किया था, उन्हें ये झंझट की तरह दिखने लगा। इसका भी रिजल्ट ये निकला कि पेटीएम के वॉलेट यूजर्स तेजी से नीचे आने लगे। इसके अलावा 2017 में जब पेटीएम नोटबंदी की लहर पर सवार होकर अपने पीक पर था, तभी कंपनी ने एक और बड़ा कदम उठाया था जो उसके डाउनफॉल का दूसरा बड़ा रीजन बना। दरअसल विजय शेखर शर्मा को लगने लगा था कि अगर अमेजन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन रिटेल में एम्पायर खड़ा कर सकते हैं तो ये काम पेटीएम क्यों नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू हुआ पेटीएम मॉल का चैप्टर। पेटीएम ने सोचा कि उसके पास पहले से करोड़ों यूजर्स और लाखों दुकानदार हैं, तो क्यों ना उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करके ई कॉमर्स में भी एंट्री ले ली जाए। और 2017 में पेटीएम मॉल को इसी कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्च किया गया। सोच ये थी कि इससे कस्टमर पेटीएम के इकोसिस्टम में ही बंधा रहेगा और बार बार ट्रांजैक्शन करेगा। कस्टमर्स को बोला गया कि अगर आप पेटीएम मॉल से खरीदारी करेंगे तो आपको वॉलेट में कैशबैक दिया जाएगा, इसका फिर से कहीं भी यूज कर सकते हैं। इससे पेटीएम मॉल की शुरुआत काफी अच्छी रही और पहले ही साल में इससे करीब $3 बिलियन का सामान बेचा गया। लेकिन तभी एक नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। असल में अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर अरबों रुपए खर्च कर चुकी थी। वेयर हाउसेस, डिलीवरी बॉयज और फुलफिलमेंट सेंटर्स की वजह से उनका डिलीवरी एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्मूथ था। लेकिन पेटीएम मॉल ने फुलफिलमेंट का सारा काम थर्ड पार्टी कंपनीज पर छोड़ दिया था। नतीजा ये हुआ कि कस्टमर्स को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी डिलीवरी लेट आती, कभी गलत प्रोडक्ट मिल जाता और कई बार रिटर्न प्रोसेस भी अटक जाता था।
आपको बता दूं कि ई कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट, और यहीं पर पेटीएम मॉल बुरी तरह फेल हो गया। अभी ये सब दिक्कतें चल ही रही थी कि उसी दौरान कुछ सीरियस इंटरनल इश्यूज भी सामने आने लगे, क्योंकि कुछ एम्प्लॉइज और सेलर्स सिस्टम का मिसयूज करके फेक ऑर्डर्स जनरेट कर रहे थे ताकि वो कैशबैक अमाउंट को लूट सके। और बाद में पता चला कि ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं बल्कि करीब 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड था। एनडीसी के बाद पेटीएम ने कैशबैक पर लगाम लगानी शुरू कर दी, लेकिन 2019 में जैसे ही कैशबैक कम हुए, सिचुएशन और बिगड़ने लगी और ट्रैफिक अचानक गिरने लग गया, क्योंकि कस्टमर्स की लॉयल्टी कैशबैक पर ही टिकी हुई थी। पेटीएम मॉल की वैल्यूएशन $3 बिलियन से घटकर $13 मिलियन पर आ गई, जो 99% का ड्रॉप था। इसी के साथ अगला बड़ा झटका आता है साल 2021 में, जब कंपनी ने इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ अनाउंस किया, जो करीब 18,300 करोड़ रुपए का था। प्रेजेंटेशन में पेटीएम को सुपर ऐप बताया गया था, जिसमें पेमेंट्स, बैंकिंग, ई कॉमर्स, गेमिंग और टिकटिंग सब कुछ शामिल था। लेकिन असली नंबर्स दूसरी ही कहानी दिखा रहे थे। एक्चुअली उस वक्त कंपनी लगातार लॉस में थी, रेवेन्यू तो बढ़ रहा था लेकिन प्रॉफिट का कोई अता पता नहीं था। एनालिस्ट बार बार कह रहे थे कि पेटीएम ने बहुत सारे अलग अलग कामों में हाथ डाल रखा है, जिससे इसका कोर फोकस खो चुका है। इन सब के बीच लिस्टिंग डे पर पेटीएम का शेयर इशू प्राइस से 27% नीचे खुलता है, और ये इंडिया के हिस्ट्री का सबसे खराब आईपीओ साबित होता है, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में मार्केट कैप से हजारों करोड़ों रुपए गायब हो गए। आईपीओ की ये नाकामी तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली मुसीबतें अभी बाकी थी, और वो था पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसे असली झटका लगा जनवरी 2024 में, जब आरबीआई ने एक्सटर्नल ऑडिट के बाद पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लगातार रोज तोड़ रहा है। इस ऑडिट से पता चला कि बहुत सारे अकाउंट्स में सही केवाईसी नहीं हुई थी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को रोकने वाले नियम फॉलो नहीं किए जा रहे थे। आरबीआई को लगा कि ये बैंक मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरनाक कामों के लिए यूज हो सकता है, इसलिए 16 फरवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पूरी तरह बैन कर दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि मार्केट में पैनिक फैल गया, और जनवरी से फरवरी 2024 के बीच पेटीएम का शेयर 761 रुपए से गिरकर 341 रुपए पर आ गया, जो 50% से ज्यादा का ड्रॉप था। ये पूरा क्राइसिस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया क्योंकि पेटीएम के ऑनरशिप स्ट्रक्चर में चाइनीज कंपनीज आंट फाइनेंशियल और अलीबाबा के बड़े स्टेक्स थे। पेटीएम का ये कनेक्शन और भी बड़ा रेड फ्लैग बन गया जब 2020 में गलवान क्लैश के बाद इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया। उस वक्त सबको यही लगा कि पेटीएम की कहानी यही खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जो पेटीएम का स्टॉक 310 रुपए तक गिर चुका था, वो 1250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 300% से ज्यादा का जंप। और जो कंपनी लगभग डूब चुकी थी, उसने 2025 के क्वार्टर 1 में 123 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। सवाल उठता है कि पेटीएम ने ये सब किया कैसे। एक्चुअली आरबीआई ने जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगाई थी, तब इस कंपनी ने तुरंत ही एनपीसीआई से थर्ड पार्टी यूपीआई लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर दिया था, और अप्रूवल मिलते ही पेटीएम ने पार्टनर बैंक्स जैसे यस बैंक और एक्सिस बैंक के साथ टाई अप कर लिया। इसका मतलब ये था कि भले ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब काम ना करे, फिर भी पेटीएम ऐप पर यूपीआई और वॉलेट सर्विसेज चालू रहेंगी। इसके बाद मर्चेंट इकोसिस्टम को बचाना पेटीएम के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, क्योंकि लाखों दुकानदारों ने अपनी शॉप पर पेटीएम क्यूआर कोड्स लगाए हुए थे, और अगर ये एक दिन भी बंद हो जाता तो मर्चेंट्स कॉम्पिटिटर्स की तरफ भाग जाते। इसलिए पेटीएम ने बिना क्यूआर कोड बदले उनका सेटलमेंट रूट बदल दिया। पहले जहां दुकानदारों की पेमेंट्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए सेटल होती थी, अब वही पैसे एचडीएफसी, एक्सिस और एस बैंक जैसे पार्टनर बैंक्स के जरिए पहुंचने लगे। इससे पेटीएम ने सरवाइव तो कर लिया, लेकिन सवाल ये था कि उनसे गलती हुई कहां थी। और यहीं से शुरू हुआ वो चैप्टर जिसने कंपनी का फ्यूचर तय किया, जो था कॉस्ट कटिंग और रिस्ट्रक्चरिंग। पेटीएम ने एम्प्लॉय कॉस्ट में लगभग 30% तक कटौती की, जिससे कई नॉन कोर डिपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा ले ऑफ हुए। इतना ही नहीं, फ्रॉड डिटेक्शन में एआई टूल्स लगाए गए ताकि सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस तुरंत पकड़े जा सके। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट का बड़ा हिस्सा चैटबॉट और एआई को दे दिया गया, जिससे सपोर्ट टीम्स की जरूरत कम हुई। अब पेटीएम मॉल तो पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन पेटीएम इनसाइडर और टिकट न्यू जो इवेंट टिकटिंग में काम आते थे, उन्हें जोमेटो को लगभग 2048 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। इस तरह 2024 पेटीएम के लिए सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन का साल बन गया। पेटीएम ने समझ लिया था कि अब कंपनी को दोबारा वही गलती नहीं दोहरानी जो डाउनफॉल की वजह बनी थी। इसलिए सबसे पहले पेटीएम ने पेमेंट्स और मर्चेंट सर्विसेज को अपनी बैकबोन बनाया।
2025 के मिड तक पेटीएम ने 13 मिलियन से ज्यादा साउंड बॉक्सेस डिप्लॉय कर दिए थे और हर डिवाइस पर मंथली सब्सक्रिप्शन फीस भी लेना शुरू कर दिया था, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत होने लगी। पेमेंट्स के साथ साथ पेटीएम ने लोन्स जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी ध्यान दिया। इन्होंने खुद पैसे उधार देने का रिस्क ना लेकर अलग अलग बैंक और एनबीएफसी से टाई अप किया और उनके लोन्स को कस्टमर तक पहुंचाया। इसका फायदा ये हुआ कि रेवेन्यू तेजी से बढ़ा, लेकिन बैलेंस शीट पर कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं आया। इसके साथ ही 2025 में आन फाइनेंशियल और अलीबाबा ने पेटीएम से एग्जिट कर दिया, जिससे कंपनी अब पूरी तरह इंडियन इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के हाथ में आ चुकी थी। इससे रेगुलेटर्स का भरोसा वापस आया और उसी साल आरबीआई ने पेटीएम को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दे दिया। इसका मतलब है कि अब पेटीएम बिना किसी रोक टोक के ऑनलाइन मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कर सकता है। इस तरह 2025 के क्वार्टर 1 में पेटीएम ने अपने हिस्ट्री का सबसे पहला नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, वो भी 123 करोड़ रुपए का, और स्टॉक मार्केट में 300% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ। लेकिन दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब कंपटीशन पहले से ज्यादा इंटेंस हो चुका है। फोन पे एंड गूगल पे अपने अपने साउंड बॉक्सेस लॉन्च कर चुके हैं और यूपीआई मार्केट सैचुरेट हो चुका है। एनालिस्ट भी मानते हैं कि असली टेस्ट ये होगा कि क्या पेटीएम अपने प्रॉफिट लगातार मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट कटिंग और वन टाइम बेनिफिट से लंबा खेल नहीं खेला जा सकता। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि स्नैपडील कंपनी बर्बाद क्यों हुई, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।